हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा तीसरा लेक्चर है अंडर द हायर परचेज सिस्टम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ठीक है, जिसमें हम सीखने वाले हैं वर्किंग नोट के साथ लेजर अकाउंट। ठीक है, कौन से बुक में कितने लेजर्स बनेंगे, उसका पोस्टिंग कैसे होगा, ये आज हम अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। पहले लेक्चर्स में मैंने आपको इंट्रोडक्शंस के बारे में बताया था, मेथड्स के बारे में बताया था, जनरल इंटरेस्ट बताया था। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, तो अगर आप इस लेक्चर में पहली बार आ रहे हो तो आई रिक्वेस्ट कि आप सबसे पहले लेक्चर 1 देखो, जिसका रेफरेंस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। प्लस लेक्चर 2 में स्पेशली मैंने सिर्फ जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है, वो भी सेम है। ठीक है, कैलकुलेशन वर्किंग नोट के साथ जनरल एंट्रीज कैसे बनाते हैं, कौन से जनरल एंट्रीज आते हैं। ठीक है, वो भी मैंने आपको सिखा दिया था। आज का तीसरा लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हम सीखने वाले हैं क्या, सिर्फ और सिर्फ वर्किंग नोट के साथ लेजर का फॉर्मेट, मतलब किस टाइप के लेजर्स बनेंगे और कितने लेजर्स बनेंगे। इस चैप्टर्स का खास बात क्या है, इस चैप्टर्स में आपको ज्यादा मेहनत कहाँ करना है। ठीक है, आपको ज्यादा जो मेहनत करना है वो सिर्फ वर्किंग नोट पे। एक बार वर्किंग नोट बन गया, जनरल एंट्री सेम है, लेजर सेम है, सिर्फ अमाउंट चेंज करना है। बार बार आपको अमाउंट चेंज करना है। जितने साल तक आपका ट्रांजेक्शन रहेगा उतने साल तक का आपको सिर्फ अमाउंट चेंज करना है। जगह फिक्स्ड है, चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, हम कौन से मेथड्स का बात कर रहे हैं, हायर परचेज के फुल कैश प्राइस मेथड। ठीक है, फुल कैश प्राइस मेथड्स के बारे में। अंडर दिस मेथड्स हमने जनरल एंट्री सीखा। अंडर दिस मेथड हम लोग आज सीखने वाले हैं लेजर। क्लियर गाइस, समझा? मतलब इसमें आगे आपको सेम चीजें रहेंगी, सिर्फ कैलकुलेशन का डिफरेंस रहेगा। अगर आप कैलकुलेशन कर लोगे तो आपको जनरल एंट्री का कोई दिक्कत नहीं रहेगा, लेजर का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, जिस नोट्स को हम रेफर कर रहे हैं वो नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लो। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी अवेलेबल है, वहां से प्रैक्टिस करो। प्लस लेक्चर 2 और लेक्चर 3 को रेफरेंस लेके जनरल एंट्री सॉल्व करो, लेजर सॉल्व करो। खाली एक बार आपको वर्किंग नोट बनने आ जाए। इसमें वर्किंग नोट क्या बनाना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टेबल और डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन। डेप्रिसिएशन तो बहुत आसान है, सिर्फ जो प्रॉब्लम में फेस होगा आपको कहां पे होगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टेबल। तो बस वो एक बार आपको बनाना सीख गया तो आपको जनरल एंट्री का सिर्फ अमाउंट चेंज करना है और लेजर में अमाउंट चेंज करना है। तो आज हम लेजर बनने वाले हैं, ठीक है, लेजर बनाने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और आप इस चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो। और लेक्चर के एंड में अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करो। ठीक है, ये आपके स्क्रीन पे आज की हमारे क्वेश्चंस का शुरुआत करते हैं। ठीक है, लेक्चर 3 में, जिसमें हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लेजर। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चंस का वर्किंग नोट के साथ लेजर बनाएंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये रहा आपके स्क्रीन पे आज का क्वेश्चन जो हमें आज करना है। क्लियर है गाइस? देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ठक्कर ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज अ ट्रक फ्रॉम अशोक लेलैंड। ठीक है, दो पार्टी है हमारे पास, एक ठक्कर ट्रांसपोर्ट कंपनी और एक अशोक लेलैंड। ठक्कर के साथ अशोक लेलैंड, ये परचेजर हो गई, तो ये कौन हो गया, वेंडर, मतलब सेल्स करने वाला। ठीक है, ट्रक को बेचने वाला। दोनों के बीच में किसका ट्रांजेक्शन हो रहा है, ट्रक का। मतलब ट्रक एक क्या हो गया, असेट। क्लियर है? इसका पूरा इंट्रोडक्शन मैंने लेक्चर 1 में दिया हुआ है। हायर परचेज का मतलब क्या होता है वगैरह वगैरह सब कुछ चीजें आप लेक्चर 1 से रिफर कर दो। आगे क्या बोला है, ऑन हायर परचेज सिस्टम on 1st April 2010 by paying 2,70,000 against delivery as a down payment। तो एक चीज आपको मिल गई, नंबर 1 गिवन इंफॉर्मेशन, 1 अप्रैल 2010 को डाउन पेमेंट पेड किया हुआ है 2,70,000 रुपए का। क्लियर है गाइस? ये एक इंफॉर्मेशन आपको मिल गया। इनिशियल अमाउंट और कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट ऑन सेम डेट, तो परचेज भी उसी दिन को हुआ रहेगा। दैट मीन्स 1 अप्रैल 2010 द कैश प्राइस ऑफ द ट्रक कितना है, ढूंढो। क्वेश्चन में देखो डायरेक्टली मिलेगा आपको, द कैश प्राइस ऑफ द ट्रक 15,30,000। 15,30,000 का क्या है, कैश प्राइस है। 15,30,000 का कैश प्राइस, 2,70,000 का डाउन पेमेंट। आगे क्या रहेगा, ईएमआई रहेगा। ठीक है, एज पर द क्वेश्चन देखते हैं। ठक्कर ट्रांसपोर्ट कंपनी पेड द बैलेंस इन 4 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 1 2 3 4 इंस्टॉलमेंट में वो बैलेंस पे कर रहा है। एट द एंड 31 मार्च, ठीक है, हमेशा
ये पूरा का पूरा जो पेमेंट है वो 31 मार्च को पेमेंट होने वाला है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब एक चीज याद रखो, हमारा जो EMI बनता है वो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट इंक्लूड करके बनता है। इसका मतलब जो आपको अमाउंट दिया हुआ है, फर्स्ट अमाउंट कितना दिया हुआ है 5,76,000, दूसरा अमाउंट क्या दिया आपका, दूसरा EMI 4,41,000, तीसरा EMI आपको दिया हुआ है 3,15,000 और चौथा आपको दिया हुआ है 1,98,000। इसका मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सीधा सीधा आपको बोल दे रहा है, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दिया है कि ये जो आप पे कर रहे हो इसके अंदर इंक्लूड है इंटरेस्ट। तो ठीक है, जब इसके अंदर इंक्लूड है तो कंक्लूजन क्या बना कि ये अमाउंट EMI अमाउंट है। क्यों मैंने ऐसा बोला, क्योंकि कभी कभी आपको क्या होता है कि सिर्फ अमाउंट देगा, प्रिंसिपल अमाउंट देगा, आपको ये पता लगाना है कि भाई ये EMI है या प्रिंसिपल अमाउंट है। किसके लिए, सरकारी के लिए, क्योंकि जब हम लोग इंटरेस्ट टेबल बनाएंगे ना तो उसमें दो अमाउंट सेग्रीगेट करना पड़ता है अपने को कि ये जो दिया हुआ अमाउंट है इसको क्या अज्यूम्स करे, ये EMI में लिखना है या प्रिंसिपल अमाउंट में लिखना है। लेकिन यहाँ पे क्या बता दिया कि ये अमाउंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो जहां पे इंटरेस्ट इंक्लूड है मतलब प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट इंक्लूड हो गया, उसका नाम क्या बन जाएगा, EMI। अदरवाइज सर अगर ऐसा नहीं भी दिया रहेगा, अगर स्टेटमेंट दिया ही नहीं रहेगा तो कैसे पहचाने, तो कैसे पहचाने, बहुत सिंपल है, आपको टोटल पेड ढूंढना है, कॉमन सेंस, आपको टोटल पेड ढूंढना है, ठीक है, और कैश प्राइस से माइनस कर देना है टोटल पेड। मतलब आपने देखा कि 2,70,000 आपने स्टार्टिंग में सबसे पहला भरा, उसके बाद 4 पैसा और भरने वाले हो, तो इन सबको टोटल कर दो। इन सबका टोटल अगर कैश प्राइस से ज्यादा निकला, कैश प्राइस से ज्यादा मतलब 15,30,000 से ज्यादा निकला, तो डेफिनेटली ये अमाउंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है। और इज इक्वल टू निकला तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि सर ये अमाउंट पे इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, तो ये EMI नहीं बनेगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा। ठीक है, बस यही चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है हर एक क्वेश्चन में। अगर आइडेंटिफाई कर लिए तो आपका क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पता चला इसमें कि ये जो 4 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो क्या है, EMI। कैसे, क्योंकि इंटरेस्ट इंक्लूड हो गया है या इंटरेस्ट इंक्लूड दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। दे चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन 15% पर एनम, ट्रक के ऊपर। अभी डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा, बेचने वाला कि खरीदने वाला? बेचने वाले को तो फर्क नहीं पड़ता, उसने बेच दिया, उसका काम खत्म। तो डेप्रिसिएशन का मगजमारी कौन पालेगा, परचेजर। कितना परसेंट का बोला है, 15% का बोला है, लेकिन कौन सा मेथड बोला है, 15% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये भी चीजें मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में सिखाया हुआ है। क्लियर गाइस, इतना इंफॉर्मेशन चाहिए। आगे क्या बोला है, जर्नल एंट्री पास करो। ठीक है, हमने जर्नल एंट्री पहले ही सीख लिया, तो जर्नल एंट्री हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, लेजर करेंगे। जर्नल एंट्री हमने पहले लेक्चर्स में सीख लिया है, सेम। पहले साल 6 एंट्री, दूसरे साल 4 एंट्री, 4 एंट्री, 4 एंट्री, जितने बार EMI रहेगा उतने साल का एंट्री रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या नहीं करने वाले, जर्नल एंट्री नहीं करने वाले, क्या करेंगे, लेजर करेंगे। क्लियर, अंडरस्टूड। लेजर भी बहुत सिंपल है, एक बार आपको लेजर सीख जाएगा, सिर्फ आप वर्किंग नोट क्लियर करो और लेजर और जर्नल एंट्री आप रेफरेंस में सॉल्व करते रहो। अब हमको बनाना है इंटरेस्ट टेबल। सबसे पहला वर्किंग नोट और जगह ले लेते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन टेबुलर फॉर्म। क्या क्या चाहिए उसके लिए, उसके लिए कोड चाहिए, पर्टिकुलर चाहिए, टोटल अमाउंट 1, 2, 3 एंड 4। फोर्थ इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, टोटल, पर्टिकुलर। ये वर्किंग नोट है, आपको उसको मार्क्स मिलेगा। कोड या फिर एज पर छोड़ दो, क्वेश्चन नहीं है। तो एज पर द क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सबसे पहला ए क्या होता है, ए होता है कैश प्राइस, जिसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं, कैश प्राइस, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, बी क्या होता है, डाउन पेमेंट, B refers to down payment. C is equal to EMI, installment. D is equal to interest. D किस पे निकलता है, D निकलता है ऑन A वाले कॉलम पे, मतलब इसके ऊपर। ठीक है, जब भी इंटरेस्ट रहेगा एज टिम्ब परसेंटेज पे, ठीक है, वो A पे निकलेगा। E प्रिंसिपल अमाउंट, हम जो बात कर रहे थे ना प्रिंसिपल अमाउंट की, EMI है, वो इसके बारे में बात कर रहे थे। अगर इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है तो वो EMI आएगा, इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है तो वो प्रिंसिपल अमाउंट। बस यही फर्क है इसके अंदर। तो E का फॉर्मेटिंग जो रहेगा, मतलब E का जो वैल्यू आएगा वो कैसे आएगा,
हमको इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट अलग करना, तो ठीक है, ईएमआई से इंटरेस्ट माइनस कर लो एज पर द प्रेफरेंस, सी माइनस डी, ईएमआई में से इंटरेस्ट माइनस करो, आपको क्या मिलेगा, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। ये होने के बाद लास्ट का एफ, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस मतलब कैसे निकलेगा, जो एफ है ए माइनस ई, आपका ओपनिंग में से आपको प्रिंसिपल, ये पूरा खेल जो है आप अटक जाओगे अगर पूरा खेल नहीं समझोगे। ये पूरा जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का टेबल है आपका यहाँ पे है जनो, ये यहाँ पे नहीं लाना चाहिए, मतलब कुछ भी पैसा बाकी नहीं है। तो ये पूरा खेल आपको अगर समझना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के साथ खेलो, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, मतलब 15,30,000 के साथ सिर्फ खेलते रहो। आपको इसको जीरो करना है, इंटरेस्ट इंक्लूड करके इंटरेस्ट के साथ खेलते रहोगे तो पूरा टेबल कभी सॉल्व नहीं होगा। सिर्फ ये याद रखो कि आपको 15,30,000 आपको कैसे भी करके यहाँ पे जीरो करना है। सर हो गया जीरो, खत्म, टाटा बाय बाय, ऐसे नहीं कर सकते, आपको फिल करना है। बस इतना याद रखो कि 15,30,000 में से सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही माइनस होना चाहिए। मतलब ये जो ईएमआई है इसमें से आपको क्या बाहर निकालना है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट बाहर निकालना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट बाहर निकाल करके उसको कैश प्राइस में से माइनस करके तब आपका आंसर जीरो आएगा। ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमको हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है पहले उसको फिल करके लेते हैं। शुरुआत होती है यहां से, ट्रक का कैश प्राइस कितना है, 15,30,000, ठीक है, यहाँ पे वहां पे कहीं नहीं आएगा। डाउन पेमेंट जो होता है वो फर्स्ट टाइम मतलब ऑन द स्पॉट परचेस के टाइम पे होता है, तो डाउन पेमेंट कितना किया है, 2,70,000 का डाउन पेमेंट है, ठीक है, 2,70,000 का डाउन पेमेंट है। डाउन पेमेंट सिर्फ उसी होता है, ईएमआई वगैरह में जाता नहीं है, तो ईएमआई में कहीं पे भी डाउन पेमेंट का रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 ईएमआई भर रहा है, 1 2 3 4 ईएमआई भर रहा है। तो याद रखो मैं ईएमआई रिपीट कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है। अगर ईएमआई के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा तो हमारा ईएमआई नहीं बनेगा, वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा। यही डिफरेंस आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आऊंगा, ठीक है। तो इसको लिखना है 4 जगह पे, 1 2 3 4। फर्स्ट कितना भरा, 5,76,000। सेकेंड कितना भरा, 4,41,000। देन थर्ड 3,15,000 का सॉरी देखा चुकी सा झाला। आपको लिखना क्या है, आप कहाँ लिख रहे हो, कैसे पता चला, बहुत ज्यादा हो गया ना, इंटरेस्ट लिखते लिखते पता चल गया भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया। कभी कभी ये भी ऐसा कॉमन सेंस यूज कर लिया करो कि आप लिख रहे हो तो किस में लिख रहे हो, इंटरेस्ट में लिख रहे हो, अरे इतना लाख इंटरेस्ट अंदर भर सकते हो, ठीक है, तो ईएमआई में लिखो, गलती को सुधार लो। 5,76,000 का फर्स्ट ईएमआई, 4,41,000 का सेकेंड ईएमआई, 3,15,000 का थर्ड ईएमआई एंड 1,98,000 का फोर्थ ईएमआई, ठीक है। जिसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है, इंटरेस्ट को बाहर निकालो, कैसे, खींच करके नहीं निकालना है। कितना परसेंट इंटरेस्ट है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा क्या हमने, कौन कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, एज पर द क्वेश्चन 10%। इंटरेस्ट जो है 10%, ऐसे लिख के रख दोगे तो आपको दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है, 10% पर एनम बेसिस पे, ओके। तो ये हो गया, फिल कर दिया एज पर गिवन इंफॉर्मेशन। हमको अभी प्रिंसिपल अमाउंट टोटल में से चाहिए। जब भी इंटरेस्ट निकलता है वो बैलेंस अमाउंट पे निकलता है। हम गए ट्रक खरीदने के लिए 15,30,000 का था, जिसमें 2,70,000 तुरंत भर के आए, 2,70,000 तुरंत भर के आए, ठीक है, जो एज अ प्रिंसिपल अमाउंट ही था, कम कर दिया हमने। तो कैलकुलेटर उठाओ, बचेगा कितना वो देख लो, 15,30,000 में से 2,70,000 ऑन द स्पॉट भर दिया, 12,60,000, 12,60,000 का हमारा उस साल पे क्लोजिंग रहेगा। तो नेक्स्ट ईयर पे हम लोग क्या करेंगे, ईएमआई पे करेंगे, ठीक है। अब ये क्लोजिंग है तो ये बनेगा हमारा ओपनिंग, 12,60,000 का ओपनिंग। अब इसमें से फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालना है जो कि इंक्लूडेड है, तो ठीक है, कुछ करना नहीं है। ये जो डी वाला कॉलम है ना, सीधा सीधा किस पे निकालना है, कैश प्राइस पे, मतलब बोलते हैं अनपेड अमाउंट। तो ये आपका अनपेड अमाउंट है, 12,60,000 अभी तक भरा नहीं है, इसको भरना पड़ेगा। तो उसका सबसे पहला ईएमआई जो भरा हमने 5,76,000, तो कितना इंटरेस्ट है, 10% निकाल लो, 12,60,000 का 10%, 10 कम कर दो, 1,26,000, 1,26,000 आपका आ गया इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट आ गया। अब क्या करेंगे सर, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, क्या करना है, ईएमआई में से इंटरेस्ट हटा दो, मतलब 5,76,000 का आपने ईएमआई भरा था, जिसमें इंटरेस्ट कितना गया था, 1,26,000, तो बचा कितना, 4,50,000। ये 4,50,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है,
दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट। तो 12,60,000 में से आपका प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करो, बैलेंस निकाल लो। इसके लिए ये सीक्वेंस जाते हो, ठीक है। एफ चाहिए आपको, क्लोजिंग बैलेंस ए माइनस ई, ए ऊपर वाला, ई प्रिंसिपल। 12,60,000 माइनस 4,50,000, 8,10,000, 8,10,000। नाउ नेक्स्ट ईयर अनपेड अमाउंट, नेक्स्ट ईयर अनपेड अमाउंट 8,10,000। सेम अगेन क्या करना है, 10% इंटरेस्ट अनपेड अमाउंट के ऊपर 81,000 आएगा अप्रोक्सीमेटली। एक जीरो कम करना है क्योंकि 10% है, सिंपल। उसके लिए भी कैलकुलेटर लेंगे तो फिर टिम्ब जाने दो, कैलकुलेट कर लो। 8,10,000 का 10% 81,000। अब प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए 4,41,000 में से 81,000 इंटरेस्ट माइनस कर लो। 4,41,000 माइनस 81,000, इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आपका क्या है, 3,60,000 का प्रिंसिपल अमाउंट है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 3,60,000 का प्रिंसिपल था जिसमें 81,000 इंटरेस्ट था, मिला करके ईएमआई 40,41,000 पे कर दिया था। ना कितना बचेगा फिर, 8,10,000 माइनस 3,60,000, माइनस 3,60,000, 4,50,000, 4,50,000। बैलेंस क्लोजिंग जो अगले साल का क्या रहेगा, ओपनिंग रहेगा 4,50,000 का। अब नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, अगेन 10% का इंटरेस्ट, 4,50,000 का 10% कितना, 45,000। क्लियर। तो 3,15,000 जो भरा था उसमें 45,000 क्या था, इंटरेस्ट था। तो 3,15,000 में से 45,000 कितना है, 2,70,000। ये प्रिंसिपल हो गया। तो 4,50,000 में से 4,50,000 में से 2,70,000 का सिर्फ प्रिंसिपल भरा था, तो बचा कितना, 1,80,000। अब ये 1,80,000 नेक्स्ट ईयर की क्या रहेगा, ओपनिंग बैलेंस अनपेड अमाउंट। सर अब क्या करेंगे, अभी भी 10% इंटरेस्ट निकालेंगे, ना 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 नहीं निकालना है। क्यों, लास्ट ईयर आ गया, आपको सेकंड लेक्चर में मैंने सिखाया था। अब जब भी लास्ट पे आ जाओ, ठीक है, तो लास्ट पे कभी भी परसेंटेज मत निकालो, जस्ट कंपेयर इट, जस्ट कंपेयर इट। आपको यहाँ पे जीरो करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे जीरो करना है। ये रहा आपका अनपेड अमाउंट, मतलब आपको इतना ही भरना था, 1,80,000 ही भरना था, आपको 1,80,000 ही भरना था। आपने भरा कितना, 1,98,000, ज्यादा भर दिया ना। कितना एक्सेस भरा, 18,000। कैसे पता चला, 10% निकालोगे तो वैसे आएगा। तो कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में वो वैसे नहीं आता है, ठीक है सर। ये तो वही बात हो गई, 10% निकालो 1,80,000 पे 18,000 आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में ये चीजें फॉलो नहीं होती है, आपको बैलेंस दिखेगा, फ्लक्चुएशन दिखेगा। तो इसके लिए क्या करो, ओपनिंग बैलेंस में से ईएमआई कितना ज्यादा है ना, आपको 1,80,000 भरना था, आपने भरा कितना, 1,98,000, मतलब कितना एक्सेस है, 18,000 का एक्सेस अमाउंट है, ठीक है। तो 18,000 का एक्सेस अमाउंट है, मतलब 18,000 क्या है, वो 18,000 इंटरेस्ट है। तो अगर 1,98,000 में 18,000 इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल अमाउंट भी कितना रहेगा, 1,80,000। ये आपका 1,80,000, ये आपका 1,80,000, 1,80,000 माइनस 1,80,000 मिल, कहानी खत्म। ये हो गया आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टेबल। अभी इसी टेबल को यूज करेंगे और इसी टेबल के बेस पे हम क्या करेंगे, हमने जनरल एंट्री बनाया था इसी टेबल को रेफरेंस में लेके, ठीक है। फर्स्ट ईयर का 6 एंट्री, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का 4 एंट्री कॉमन। अब ये जो टेबल आपको सॉल्व करके दिया है, अगर आपको जनरल एंट्री बनाना है तो लेक्चर 2 को रेफर करो और लेक्चर 2 के बेसिस पे ये डायग्राम उठाओ और जनरल एंट्रीज को सॉल्व करना स्टार्ट करो। हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं लेजर। क्लियर है, ये रहा हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं, कौन सा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, जिसमें कुछ ज्यादा फॉर्मेट नहीं है, डेट चाहिए, पर्टिकुलर चाहिए, अमाउंट चाहिए और कैलकुलेशन चाहिए। आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, करना है तो भी कर सकते हो, नहीं करना तो भी कर सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इंपॉर्टेंट था, इसमें मार्क्स है, ये इंपॉर्टेंट, इसमें मार्क्स है। वर्किंग नोट पे ऑलवेज वर्किंग नोट इज अ पार्ट ऑफ द आंसर। इसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या, इसके बाद हम सीखेंगे लेजर, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की शुरुआत होती है, डेप्रिसिएशन किस पे निकलता है, असेट पे निकलता है, ठीक है। तो असेट की शुरुआत होती है, कभी खरीदा, 1 अप्रैल 2010, जिस टाइम पे कैश प्राइस 15,30,000 का था। ये हो गया आपका असेट। तो डेप्रिसिएशन निकलता कभी है, ईयर एंड में निकलता है। डेप्रिसिएशन कभी निकलता है, ईयर एंड में निकलता है, ठीक है। तो 1 अप्रैल का ईयर एंड क्या होगा, 31 मार्च 2011।
ठीक है, लेस डेप्रीशिएशन कितना परसेंट, 15%। कौन सा मेथड, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब हर साल आपका डेप्रीशिएशन का अमाउंट बैलेंस अमाउंट पे निकलते जाएगा, फिक्स्ड नहीं रहेगा, ठीक है। तो 15% इसका मतलब 15,30,000 का 15%, 15,30,000 का 15%, 2,29,500, 2,29,500 ये पहले साल का डेप्रीशिएशन है, जिसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 13,05,000, ये आपका बचा बैलेंस, ठीक है। एक साल पूरा खत्म, 1 ईयर पूरा खत्म, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस क्या रहेगा, इसका नेक्स्ट डेट 1 अप्रैल 2011, नेक्स्ट डेट, ठीक है। सर ऐसा कितने साल तक जाना है, नजर घुमा लो, 1 2 3 4 साल तक जाना है, बाद में बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, क्योंकि डेप्रिसिएशन कैरी डाउन ब्रॉट डाउन होता रहता है। तो कितने साल तक निकालेंगे, जितने साल तक का EMI एज पर दिस सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, बस उतना ही। ये हो गया एक साल। नाउ इसका सेकेंड ईयर 31 मार्च 2012, 4 बार निकालना है। लेस डेप्रिसिएशन 15%, किसका, बैलेंस अमाउंट। यही है डेप्रिसिएशन WDV का फॉर्मूला, हर साल अमाउंट चेंज होगा इनटू 15%, 1,95,075, 1,95,075। आप भी कैलकुलेट करते चलो, कहीं पे गलत रहेगा तो आप उसको करेक्ट कर लो। 13,05,100 पे 15% आ गया, माइनस करने पे आ गया 11,05,425, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे बैलेंस, इसका नेक्स्ट डेट ओपनिंग डेट 1 अप्रैल 2012। अब इसका लास्ट डेट 31 मार्च 2013, लेस डेप्रिसिएशन 15% बैलेंस अमाउंट पे इंटू 15%, पॉइंट में आ गया 1,65,813.7, तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे 1,65,814, 11,05,425 पे कितना परसेंट, 15%, ठीक है। देन माइनस इज इक्वल टू करने पे कितना मिलेगा आपको, 11,05,425 माइनस 1,65,814, कुछ राउंड फिगर चेंजेस आ रहा है क्या, 11,05,425 माइनस 165,814, 939,611। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं आंसर कुछ अलग आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है। फिर लास्ट बैलेंस कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया, और एक बार निकालना है, पहला दूसरा तीसरा, और एक बार निकालना है। कंटिन्यू डेट 1 अप्रैल 2013, इसका लास्ट डेट क्या होगा, 31 मार्च 2014, ठीक है। लेस डेप्रिसिएशन 15% बैलेंस अमाउंट पे इंटू 15%, 1,40,941.6 मतलब 1,40,942, 1,40,942, 9,39,611 का 15%, ठीक है। कैलकुलेट करो प्रॉपर्ली, क्योंकि आपका पॉइंट वाइज फिगर ज्यादा आएगा, तो इसके लिए खाई मत करो, बस कैलकुलेट करो। बैलेंस कंटिन्यू 1 अप्रैल 2014, हो गया ना 4 बार, हाँ सर हो गया, बस हो गया, खत्म, ये हो गया बैलेंस। बैलेंस निकाल के रख दो, 9,39,611 माइनस 1,40,942, 7,98,669, ठीक है, छोड़ दो। ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट, ऑल्सो फिनिश्ड। 2 वर्किंग नोट हो गया, पहला वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टेबल, सेकेंड डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, ठीक है। साइड में कहीं लिखे रहते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है साइड में लिखे रहने के लिए, कैश प्राइस है 15,30,000, क्योंकि हमको इस पर रेफरेंस लगेगा। डाउन पेमेंट है 2,70,000, ठीक है। फर्स्ट EMI है 5,76,000, जिसमें इंटरेस्ट है 1,26,000 का। सेकेंड EMI जो भरा है 4,41,000 का, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है 81,000 का। थर्ड EMI है
3,15,000 का जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है 45,000। फोर्थ ईएमआई है 1,98,000 जिसमें इंटरेस्ट 18,000 का इंक्लूड है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस डेप्रिसिएशन भी हमको मिल गया है। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन ये अलग है, इसमें ऐड नहीं करने का, वो अलग है। ये ऐड नहीं करने का वो अलग है। मैं तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखा, तुम लोग मल्टीप्लिकेशन लिख दोगे। ठीक है, इट इज अपार्ट फ्रॉम दैट डेप्रिसिएशन। ये आपका इंटरेस्ट हो गया, ये आपका ईएमआई हो गया। ठीक है, आपका बाकी का फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है 2,29,500। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन है 1,95,075। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन है आपका 1,65,814 एंड फोर्थ ईयर डेप्रिसिएशन इज 1,40,942। बस इतना इंफॉर्मेशन हमको चाहिए लेजर सॉल्व करने के लिए, जर्नल एंट्री सॉल्व करने के लिए, व्हाट एवर द रिजल्ट। ठीक है, रिफर करो, तब तक मैं जगह बनाता हूं आपके लिए लेजर का फॉर्मेट लेके आके। ठीक है, नाउ इसमें पूरे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हायर परचेजर का। ठीक है, हमें सबसे ज्यादा जो लेजर पूछता है वो हायर परचेजर का पूछता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 4 लेजर बनाने होते हैं। कौन से लेजर सर? सबसे पहला है वेंडर का लेजर। वेंडर का नाम क्या है? अशोक लेलैंड। ठीक है, दूसरा क्या बनाना पड़ता है? असेट का अकाउंट। वेंडर का अकाउंट हो गया, असेट का अकाउंट। तीसरा क्या बनाना पड़ता है? इंटरेस्ट का अकाउंट। और चौथा क्या बनाना होता है? डेप्रिसिएशन। ये चारों चीजें होती है किससे रिलेटेड? इन द बुक्स ऑफ परचेजर। ठीक है, परचेजर का नाम क्या है हमारे पास? मतलब हम कौन सी कंपनी है? हम ठक्कर कंपनी है। क्लियर है? 4 लेजर चकाचक एकदम। फॉर्मेटिंग क्या है? फॉर्मेटिंग ये रहा आपके सामने, डेट, अब टेढ़ा हो गया, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट छोड़ो, एलएफ बिलफ छोड़ो, नाउ यू आर डिग्री, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ये पहला लेजर हो गया। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा जो आपका है यहां पे बना देता हूं, अमाउंट, पर्टिकुलर, डेट, अमाउंट, पर्टिकुलर, डेट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। इसके बीच में क्या जीएफ भी आता है, लेकिन आप लोग डिग्री कॉलेज में तो आप लोग को पता है। पर्टिकुलर, अमाउंट। फिलहाल हम लोग 2 लेजर देखते हैं। तीसरा और चौथा लेक्चर, तीसरा और चौथा ये दोनों सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, पहला हम लोग को ऊपर जो हेडिंग आएगा वो क्या आएगा? इन द बुक्स ऑफ ठक्कर लिमिटेड। किसका अकाउंट? अशोक ले का अकाउंट, ले लेंगे। ठीक है, मतलब वेंडर का अकाउंट। सेम, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। सर ये कैसा पर्टिकुलर? ये मेरा पर्टिकुलर है, तुम लोग को अच्छे से स्पेलिंग लिखना है, PARTICULR। ठीक है, आप लोग को पूरा लिखना है। तो मैंने क्यों लिखा है? मेरी मर्जी, मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं लिख सकता हूं। ठीक है, आप लोग को फुल फॉर्म लिखना है। क्लियर है? पहले 2 लेजर के बारे में सीखते हैं, उसके बाद आपको तीसरा चौथा बहुत इजी है। क्लियर है? अशोक लेलैंड, इसको सीखने के लिए आपको वापस से जनरल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर, हाउ मेनी एंट्रीज आर देयर? पहले साल कितनी एंट्रीज होती है और उसके बाद में कितनी एंट्री होती है? पहले साल 6 एंट्री, पूरे चैप्टर में आपको 6 एंट्री है और कहीं कुछ एंट्री नहीं है। ठीक है, पूरे चैप्टर में आपको 6 एंट्री है। परचेस की एंट्री, डाउन पेमेंट की एंट्री, इंटरेस्ट की एंट्री, इंस्टॉलमेंट की एंट्री, उसके बाद डेप्रिसिएशन की एंट्री, उसके बाद ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस। इतना सेकेंड ईयर से आपको बस 4 एंट्री हो जाएगी। तो ऐसे कितने साल तक करना है सर? ऐसे 4 साल तक करना है। क्यों सर? ईएमआई कितना है? 4, 3 तो 3, 2 तो 2, 5 तो 5। ठीक है, मतलब जितने साल का ईएमआई है उतने साल तक आपको घसीट के लेके जाना है। शुरुआत होती है अशोक लेलैंड से। जिस एंट्री में अशोक लेलैंड का नाम होगा उसी एंट्री को लेजर में पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखा जाए एक रफली लेते हैं जिससे हमको हेल्प हो जाए। परचेस की एंट्री में किसका नाम होता है? क्या खरीदा हमने? ट्रक अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट,
ये हो गया परचेस की एंट्री। डाउन पेमेंट की एंट्री में अशोक अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ठीक है। इंटरेस्ट की एंट्री में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट, ठीक है। नंबर 3 इंटरेस्ट की एंट्री में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट। नंबर 4 ईएमआई की एंट्री में अशोक अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। फिर 5वां एंट्री जो है डेप्रिसिएशन के एंट्री में ट्रक अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट। और 6वां एंट्री है ट्रांसफर टू पीएनएल, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने वाला। तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट, ये है। मतलब ऐसे कितने एंट्रीज है, देखो अपना एंट्रीज भी लिख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे कितने एंट्रीज है जिसमें अशोक लेलैंड का नाम यूज हुआ है, क्यों? क्योंकि हम लोग अशोक लेलैंड का अकाउंट बना रहे हैं। क्लियर है? पूरा देख लिया मैंने, ये नहीं देखा कि पार्टी का नाम क्या है, अशोक है ना? हाँ अशोक है, ठीक है। तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। पहला एंट्री में अशोक का नाम है, यस ये आएगा। दूसरे एंट्री में अशोक का नाम है, यस ये आएगा। तीसरे एंट्री में अशोक का नाम है, यस ये आएगा। चौथे एंट्री में अशोक का नाम है, यस ये आएगा। मतलब फर्स्ट ईयर 4 एंट्री। सेकेंड ईयर से कितनी एंट्री जाएगी? परचेस तो होगा नहीं, डाउन पेमेंट तो होगा नहीं, तो बचा कितना? इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। ऐसे रिपीट जाएंगे। तो पहले साल में 4 एंट्री, जगह फिक्स्ड है। यू हैव टू जस्ट चेंज द अमाउंट, जगह चेंज नहीं होगा, अमाउंट चेंज होगा। फर्स्ट ईयर परचेस की एंट्री, अशोक से क्या खरीदा हमने? ट्रक खरीदा, ट्रक अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट। परचेस की एंट्री क्रेडिट, परचेस और इंटरेस्ट की एंट्री क्रेडिट, इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट की एंट्री डेबिट। पैसा गया तो डेबिट, इंटरेस्ट और परचेस की एंट्री क्रेडिट। जगह फिक्स्ड, कुछ चेंजेस नहीं करना है। 1 अप्रैल 2010 क्या खरीदा? बाय ट्रक। कितने का खरीदा? 13,50,000, सॉरी 15,30,000 का, ठीक है, ट्रक। उसी समय 1 4 2010 क्या पे किया? डाउन पेमेंट अशोक अकाउंट के डेबिट में कैश बैंक टू कैश बैंक। जगह चेंज होता नहीं है, जगह रिमेन द फिक्स्ड। कितना बना था उस टाइम पे डाउन पेमेंट? 2,70,000। ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट भी आपको नोट्स में मिल जाएगा, आप वहां से रिफर कर सकते हो। डाउन पेमेंट, ठीक है। तीसरी एंट्री थी इंटरेस्ट, अशोक का नाम क्रेडिट में, मतलब इंटरेस्ट भी क्रेडिट में, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। लेकिन ये इंटरेस्ट एट दी एंड आता है 31 दिसंबर 2011, ठीक है। एट दी एंड कितने का फर्स्ट इंटरेस्ट यहां से आपको मिलेगा? तो फर्स्ट इंटरेस्ट विल बी 1,26,000, 1,26,000। क्लियर है? तो फर्स्ट ईएमआई अशोक के डेबिट में कैश बैंक, अशोक का नाम डेबिट में है तो कैश बैंक भी डेबिट में होगा, तो कैश बैंक। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी 5,76,000, 5,76,000। ये होगा फर्स्ट ईएमआई 31 मार्च 2011 एट द एंड। पहले साल 4 एंट्री, परचेस, डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट। क्योंकि बाकी के नाम में तो अशोक का नाम ही नहीं है, ये आएगा ही नहीं। मतलब अशोक के लेजर में सिर्फ 4 एंट्री पहले साल, ठीक है। परचेस, डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट। दूसरे साल ये ऊपर वाला हट जाएगा, परचेस भी नहीं आएगा, डाउन पेमेंट भी आएगा। कौन सा आएगा? इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट। तीसरे साल इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट। चौथे साल इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट। सिर्फ क्या चेंज होगा? अमाउंट, जगह चेंज होगा। इंटरेस्ट इधर ही रहेगा और इंस्टॉलमेंट उधर ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है फिर? कैरी डाउन ब्रॉट डाउन निकालो। बैलेंसिंग फिगर दिख रहा है ना आप लोग को? कैरी डाउन ब्रॉट डाउन निकालो। फिर इसमें से सिर्फ कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करना है, वही खेल है इसका। क्रेडिट में ज्यादा है ऑलवेज 15,30,000 प्लस 1,26,000, 16,56,000, 1656 में से माइनस करेंगे क्या? ऊपर का अमाउंट माइनस 5,76,000 माइनस 2,70,000, 8,10,000 आ गया आपका। देखो नेक्स्ट ईयर सेकेंड कॉलम में आपका जो इंटरेस्ट टेबल था ना, उसमें देखो 8,10,000 दिखेगा। टू बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 2011 ब्रॉट डाउन करने के लिए नीचे करेंगे नेक्स्ट डेट पे 1 अप्रैल 2011, नेक्स्ट डेट पे नेक्स्ट ईयर मिले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,10,000। ये हो गया नेक्स्ट ईयर के लिए। तो नेक्स्ट ईयर में कितना एंट्री? 2 ही एंट्री। कौन सा?
बाय इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, 31 मार्च 2012। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 81,000। इंस्टॉलमेंट किधर? डेबिट साइड टू कैश बैंक, 31 मार्च 2012। सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट है 4,41,000 का। ये हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे सर? सेम कैश बैंक निकालेंगे, मतलब सॉरी कैरी डाउन ब्रॉट डाउन निकालेंगे। क्रेडिट में ज्यादा है, 8,10,000 प्लस 81,000 इज इक्वल टू 8,91,000। 8,91,000 माइनस 4,41,000, आपको नेक्स्ट ईयर का बैलेंस मिलेगा 4,50,000। क्रॉस चेक करो उसको डेप्रिसिएशन टेबल में। टू बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च एंडिंग का ब्रॉट डाउन करने के लिए नीचे नेक्स्ट डेट 1 अप्रैल 2012 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टैली के नीचे 4,50,000। नेक्स्ट सर सेम, नेक्स्ट क्या वापस से क्या करना है? ये तो 2 साल हो गया, तीसरा साल बाय इंटरेस्ट अकाउंट 31 मार्च 13। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 45,000। रैंडमली चलेगा साथ में, गलत मत होने दो। उसके साथ EMI टू कैश बैंक। थर्ड ईयर का EMI कितना है? 3,15,000। ईयर 31 मार्च 2013। फिर क्या होगा? सेम कैरी डाउन ब्रॉट डाउन निकालो, सामने सामने फिगर 4,50,000 प्लस 45,000 इज इक्वल टू 4,95,000। 4,95,000 माइनस 3,15,000। लास्ट ईयर का क्रॉस चेक करो, 1,80,000 मिल गया आपको लास्ट में ओपनिंग में। ये सब आपको ओपनिंग में मिलेगा, ठीक है, सो दैट कभी कंफ्यूज मत होना। तो बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 2013। नाउ नेक्स्ट ईयर ओपनिंग 1 अप्रैल 2013। 1 अप्रैल 2013 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000 से। तो उसका लास्ट की एंट्री क्या है? इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। अगेन इंटरेस्ट अकाउंट 31 मार्च 2014। लास्ट ईयर का इंटरेस्ट है 18,000, ठीक है। टू कैश बैंक अकाउंट, लास्ट ईयर का EMI 1,98,000। 31 मार्च 2014। जो टैली अमाउंट है आपका लास्ट EMI से टैली होता है, ठीक है। कभी भी अगर कभी डाउट रहे तो लास्ट EMI का जो अमाउंट है वही आपका टैली फिगर रहेगा 1,98,000। कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं आएगा क्योंकि अमाउंट नील आ गया था, बराबर है ना। ये रहा आपका फर्स्ट लेजर इन द बुक्स ऑफ परचेजर के बुक में वेंडर का अकाउंट, ठीक है। पहले साल 4 एंट्री परचेज, डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट। सेकेंड ईयर से 2 एंट्री इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट। अब चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एक बार आपने इंटरेस्ट टेबल कैलकुलेट कर लिया, बस इंटरेस्ट का अमाउंट पता चल जाए, EMI का अमाउंट पता चल जाए, कैश प्राइस, डाउन पेमेंट का अमाउंट पता चल जाए, बस आपको जगह फिक्स रखना है। डेट चेंज होगा और आपका अमाउंट चेंज होगा, जगह चेंज नहीं होगा। क्लियर है? ये रहा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं इसका मेन असेट अकाउंट। क्लियर है? नेक्स्ट अकाउंट पे असेट अकाउंट। असेट मतलब कौन सा? ट्रक अकाउंट। अब ट्रक अकाउंट कैसे करें सर? ये पूरे जन एंट्रीज में आपको ट्रक किधर दिख रहा है? एक जगह परचेस के टाइम पे इसमें ट्रक नहीं है, इसमें ट्रक नहीं है, इसमें भी ट्रक नहीं है, डेप्रिसिएशन में ट्रक है, बस 2 जगह पे। उसके बाद ये तो इसमें नहीं है, मतलब 2 ही जगह पे आपको ट्रक अकाउंट है। कौन से? परचेस में और डेप्रिसिएशन में। ठीक है, परचेस एक ही बार होगा तो सर हर साल क्या होगा? फिर हर साल डेप्रिसिएशन होगा। पहले साल 2 एंट्री और उसके बाद 1 एंट्री, समझा? फर्स्ट ईयर 2 एंट्री परचेस का, डेप्रिसिएशन का। दूसरे साल से एक ही एंट्री डेप्रिसिएशन, 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 डेप्रिसिएशन। मतलब इसमें क्या निकलेगा? कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। कितने साल तक? 4 साल तक, ठीक है। परचेस की शुरुआत, परचेस की शुरुआत कहां से होगी? ट्रक अकाउंट डेबिट हुआ था तो अशोक, मतलब यहाँ पे देख लो, अशोक के क्रेडिट में ट्रक अकाउंट, तो ट्रक अकाउंट के डेबिट में अशोक, मतलब परचेस रहेगा तो डेबिट साइड टू अशोक लेलैंड, ठीक है। 1 जनवरी 2010 कितने का? 15,30,000 का ट्रक था। अब उस पे निकलेगा डेप्रिसिएशन कभी, शुरू में तो लिखने का नहीं, कभी निकलेगा ईयर एंड, मतलब लास्ट में।
31st इधर, मतलब डेप्रिसिएशन इधर ही रहेगा, क्रेडिट साइड रहेगा। क्रेडिट साइड रहेगा क्या? डेप्रिसिएशन। ये आपका क्रेडिट है, ये आपका डेबिट है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। डेबिट में परचेस हो गया, अशोक लेलैंड का नाम आ गया, उससे खरीदा था। क्रेडिट में ऑलवेज लास्ट डेट पे 31 मार्च 2011 पे आपका हमेशा क्या निकलेगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है? 2,29,500। अब याद रखो, ये वही है जो हमने क्या सॉल्व किया था, वर्किंग नोट सॉल्व किया था, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का वही है, सेम। ओपनिंग कितना है, डेप्रिसिएशन माइनस किया, बैलेंस कितना है, डेप्रिसिएशन माइनस किया, बैलेंस, डेप्रिसिएशन माइनस किया, बैलेंस। जो बैलेंस लिख रहे थे ना, वही हमारा आंसर है, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, उसी को करना है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट ईयर में 2 एंट्री। क्या करना है अभी? कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। 15,30,000 में दोनों साइड आएगा, इसमें से माइनस करना है आपका सेकेंड वर्किंग नोट के बराबर का जाना चाहिए। 15,30,000 माइनस 2,29,500, 13,500, 13,500 बाय बैलेंस कैरी डाउन, लास्ट डेट 31 मार्च 2011। उसका नेक्स्ट ब्रॉट डाउन डेबिट में होता है 13,500 से नेक्स्ट डेट 1 अप्रैल 2011, ठीक है। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बस ये लिखना है। फर्स्ट ईयर 2 एंट्री हो गया, सेकेंड ईयर से एक ही एंट्री, कौन सा? डेप्रिसिएशन। अगेन डेप्रिसिएशन कहां पे आएगा? क्रेडिट में, बाय 2012 बाय डेप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन कितना है? 1,95,075, 1,95,075, ठीक है। टोटल किसका ज्यादा है? डेबिट का ज्यादा है, डेबिट का टोटल ज्यादा है 13,500। 13,500 में से कितना माइनस करेंगे? 1,95,075, 11,54,25, 11,05,425, ठीक है। ये होगा आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 12 का नेक्स्ट ईयर 11,05,425 का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नेक्स्ट डेट 1/4/2012। सर कितने साल तक जाना है? थोड़ा टाइम पास है, बस सेम आपको 4 साल तक जाना है, क्योंकि 4 EMI है। पहला हो गया डेप्रिसिएशन, तो इसमें क्या कॉमन है? डेबिट में परचेस, क्रेडिट में डेप्रिसिएशन। एक बार हो गया, बाद में हर साल डेप्रिसिएशन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेप्रिसिएशन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेप्रिसिएशन, ठीक है। 31 मार्च 2013 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तीसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 1,65,814। फिर क्या करेंगे? वही चीज, नौटंकी। 11,05,425, 11,05,425 माइनस 165,814, 939,611, 939,611 बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 13। नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन डेबिट में 9,39,611 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नेक्स्ट डेट 1 अप्रैल 2013। 3 साल डेप्रिसिएशन हो गया, लास्ट साल डेप्रिसिएशन 31 मार्च 14 बाय डेप्रिसिएशन। चौथा डेप्रिसिएशन कितना है? 1,40,942 का, जिसमें क्या होगा? टैली तो नहीं होगा, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट में क्या निकाला था? कैरी डाउन ब्रॉट डाउन निकाला था ना, तो यहाँ पे भी कैरी डाउन ब्रॉट डाउन ही निकलेगा। 9,39,611, 939,611 माइनस 1,40,942, 798,669, 798,669, ये आपका कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। किसी भी क्वेश्चन को कैरी डाउन पे कंप्लीट मत छोड़ो, उसको नेक्स्ट ईयर फॉर्मेटिंग पूरा करके रखो, प्लॉट डाउन करके रखो। तो 7,98,669 क्या आएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नेक्स्ट डेट के नाम पे 1/4/14 हो गया। ये आपका नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, सॉरी नेक्स्ट लेजर ऑफ द एसेट, ये हो गया एसेट का। तो अभी तक के कॉमन में क्या समझा हमने? क्या सीखा कि अगर वेंडर का बुक है तो पहले साल में 4 एंट्री, दूसरे साल में 2 एंट्री।
अगर असेट का बुक है मतलब असेट का अकाउंट है तो पहले साल में 2 एंट्री परचेज एंड डेप्रिसिएशन, उसके बाद हमेशा एक एंट्री डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन क्रेडिट में अमाउंट चेंज होगा, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करके खत्म करना है, दैट्स इट। अब बचे सिर्फ 2 लेजर, कौन से? इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसका जगह बनाता हूं तब तक मैं। इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, अमाउंट, पर्टिकुलर डेट, अमाउंट, पर्टिकुलर डेट, अमाउंट, डेट, अमाउंट, डेट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये मेरा स्टाइल है, तुम लोग का स्टाइल अलग रहना चाहिए, मतलब पूरा लिखना चाहिए, अलग मतलब पूरा लिखना चाहिए। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट, डेबिट, क्रेडिट, क्लियर है। इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो एक वेंडर के बुक में कितना लेजर बनता है, सॉरी एक परचेजर के बुक में कितना लेजर बनता है? 4। तो वेंडर के बुक में कितना बनेगा? 2। अगर परचेजर, अगर हम अशोक लेलैंड का बना रहे तो अशोक लेलैंड किसका बनाएगा? ठक्कर लिमिटेड, मतलब हमारा। दूसरा चीज, अगर हम इंटरेस्ट का बना रहे तो इंटरेस्ट उसके बुक में भी आएगा, जहां पे हमने डेबिट में लिखा, हमारे बुक में डेबिट में लिखा है, वो उसके बुक में क्रेडिट में लिखेगा, और जो हमने बुक में हमारे बुक में क्रेडिट में लिखा है वो उसके डेबिट में लिखेगा, मतलब रिवर्स एंट्री, ठीक है। यही है, बाकी कुछ नहीं। उसमें 2 एंट्री, इसमें 2 लेजर, इसमें 4 लेजर, ठीक है। सर इसमें क्या करना है? इंटरेस्ट उठाओ, डेप्रिसिएशन उठाओ। तो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन कितना होता है? ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस। पहले एक एंट्री डेबिट में आएगा, एक प्रॉफिट लॉस, मतलब 2 ही एंट्री है, ड्यू प्रॉफिट लॉस, ड्यू प्रॉफिट लॉस। इंटरेस्ट का रिलेशन किसके साथ होता है? इंटरेस्ट का रिलेशन कभी भी होता है वेंडर कंपनी के साथ, क्योंकि इंटरेस्ट की जो एंट्री है वो क्या थी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, वेंडर का नाम क्या था? अशोक अकाउंट, अशोक लेलैंड, यही था। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री, और ट्रांसफर की एंट्री क्या थी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये 2 एंट्री, मतलब इसमें देखा जाए तो आपको एक डेबिट में लिखना है और एक क्रेडिट में लिखना है, ठीक है। अब इंटरेस्ट का रिलेशन किसके साथ होता है? वेंडर के साथ होता है। तो इसके लिए सॉरी 2 बार गिर चुका है। इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट में अशोक का नाम, इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट में टू अशोक लेलैंड अकाउंट, और उसका नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, मतलब इंटरेस्ट के क्रेडिट में किसका नाम? प्रॉफिट लॉस का अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस इतना ही है। हर साल आपको इंटरेस्ट ट्रांसफर करना होता है किसमें? प्रॉफिट लॉस में, ठीक है। तो ये दोनों भी जो एंडिंग है, तो भी दोनों भी जो डेट आएगा वो लास्ट में ही आएगा, 31 मार्च 2011, 31 मार्च 2011। पहला इंटरेस्ट कितना है? 1,26,000 का, 1,26,000 का डेबिट, 1,26,000 का ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस, खत्म। 1,26,000 डेबिट, 1,26,000 क्रेडिट, बहुत इजी है। मतलब हर साल आपको 2 एंट्री लिखना है, डेबिट में फिक्स, क्रेडिट में फिक्स, मतलब इंटरेस्ट का पार्टी का नाम, क्रेडिट में प्रॉफिट लॉस का नाम। नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2012, इसके नीचे टू अशोक लेलैंड अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 81,000, 81,000। डेट क्या है? 31 मार्च 2012। नेक्स्ट क्लोज कर लो 81,000 से, सेकेंड ईयर 81,000 से क्लोज हो गया। थर्ड ईयर 31 मार्च 2013 टू अगेन अशोक लिमिटेड, सॉरी अशोक लेलैंड अकाउंट। थर्ड का कितना है? 45,000 का इंटरेस्ट है। 31 मार्च 13 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000। ये हो गया थर्ड ईयर क्लोज। 45,000 ऐसे कितने साल तक करना है? जितने साल तक बोला रहेगा आपका इंटरेस्ट उतने साल तक, ठीक है। ये हो गया आपका। नाउ लास्ट वन इज 31 मार्च 14 टू अशोक। लास्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 18,000। 31 मार्च 14 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000 क्लोज। 18,000 हो गया आपका इंटरेस्ट।
सर इतना ही था, हाँ इतना ही है। हर साल आपका इंटरेस्ट क्या करना है, ट्रांसफर करना। अशोक लिमिटेड पे चार्ज होगा और ट्रांसफर, अशोक लिमिटेड चार्ज होगा, ट्रांसफर चार्ज, ट्रांसफर चार्ज, ट्रांसफर, मतलब ये आपका लॉस एंट्री है। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ परचेजर, इंटरेस्ट का अकाउंट। सेम कैटेगरी डेप्रिसिएशन, सेम, लेकिन डेप्रिसिएशन में आपको क्रेडिट में तो वही लिखना है, डेप्रिसिएशन ऑल्सो ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस, लेकिन डेबिट में क्या लिखना है, जैसे इंटरेस्ट का रिलेशन होता है पार्टी के साथ, उसी तरह से डेप्रिसिएशन का रिलेशन होता है किसके साथ, ट्रक के साथ, असेट के साथ। मतलब जहां पे डेबिट में हमको पार्टी का नाम नहीं लिखना है, किसका नाम लिखना है, ट्रक, ट्रक प्रॉफिट लॉस, ट्रक प्रॉफिट लॉस, ट्रक प्रॉफिट लॉस। क्यों, क्योंकि एंट्री क्या थी, इसकी एंट्री थी डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट, और ट्रांसफर की एंट्री क्या थी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब डेप्रिसिएशन के डेबिट में ट्रक का नाम और क्रेडिट में प्रॉफिट लॉस का नाम। ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्रेडिट है। सेम, डेप्रिसिएशन के डेबिट में ट्रक, क्रेडिट में प्रॉफिट लॉस, सेम पैटर्न एवरी ईयर क्लोज करना है, एवरी ईयर। तो फर्स्ट क्या है, 31 मार्च 11 टू ट्रक अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन का पहला अमाउंट कितना है, 2,29,500, 2,29,500 ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस 31 मार्च 11 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,29,500। जितने अमाउंट को यहाँ पे उतने अमाउंट को क्रेडिट में होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस खत्म, 2,29,500। सेकेंड ईयर 31 मार्च 2012, अगेन डेबिट में किसका नाम, ट्रक का नाम, मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट। सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन 1,95,575। ठीक है, क्रेडिट में 31 मार्च 12 बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1,95,075। क्लोज हो गया, 1,95,075। नेक्स्ट है थर्ड, 31 मार्च 13 टू ट्रक अकाउंट। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन 165,814, 165,814 31 मार्च 13 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 165,814। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया 165,814। बस मगजमारी ज्यादा है, रिपीट 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 लिखना है, नया कुछ नहीं है, वही पुराना पुराना है, अमाउंट चेंज करना है। लास्ट 31 मार्च 14 टू ट्रक अकाउंट। लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन 149,42, 149,42 31 मार्च 14 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 149,42। क्लोज करके रखना है, छोड़ना नहीं है। थोड़ा आलस आएगा लेकिन चलेगा। 149,42 खत्म हो गया। ये रहा आपका लेजर अकाउंट विथ वर्किंग नोट। तो हमने आज के लेक्चर्स में क्या क्या सीखा, आज के लेक्चर्स में हमने वर्किंग नोट सीखा, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टेबल जो कि पहले भी सीखा था हमने फर्स्ट लेक्चर्स में। उसके बाद वर्किंग नोट डेप्रिसिएशन का सीखा, प्लस लेजर, 4 लेजर होते हैं कौन से बुक में, परचेजर के बुक में। कौन सा, वेंडर का अकाउंट, दूसरा असेट का अकाउंट, तीसरा इंटरेस्ट और चौथा डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन में आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। इंटरेस्ट के डेबिट में पार्टी का नाम, डेप्रिसिएशन के डेबिट में असेट का नाम, क्रेडिट में प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस। मतलब जितने साल का इंटरेस्ट है और जितने साल का डेप्रिसिएशन है, सेम अमाउंट अलग अलग साल का पोस्ट करना है। इस पे एटलीस्ट आपको एज पर द डिपेंडेंट क्वेश्चन के हिसाब से तो 2 मार्क, 2.5 मार्क्स से 3 मार्क्स भी मिल सकता है। ठीक है, इसमें कितना एंट्री आएगा, 4 एंट्री, वो भी आपको सीख गया है, मतलब बता दिया कैसे कैसे आएगा, कौन सा एंट्री आएगा। ठीक है, 4 लेजर बनता है। तो आज के लेक्चर्स में आई होप आप समझ गए रहोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग सिर्फ छोटा मोटा कैलकुलेशन लेके आएंगे, डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट और इंटरेस्ट टेबल का कैलकुलेशन का वर्किंग नोट, जिसके बेस पे आप जनरल एंट्री सॉल्व करोगे और लेजर सॉल्व करोगे। जनरल एंट्री के लिए लेक्चर 2 का रेफरेंस और लेजर के लिए लेक्चर 3 का रेफरेंस। क्लियर है गाइस? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।